अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हमारे पास हैं। पूछ रही हैं, कहती हैं कि मेरी दादी अब ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारती हैं। वो पहले बहुत लाइवली थी, अब उन्होंने अपने जो रोज़मर्रा के काम है उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। उनका वज़न भी कम हो रहा है, वो सारा सारा दिन कभी बात नहीं करती, खाना पीना उनका बहुत कम हो चुका है। कहती हैं डॉक्टर्स कुछ ख़ास वजह नहीं बताते, उनके टेस्ट भी नॉर्मल है। तो वो कहती हैं कि वो इस तरह जिस तरह ज़िंदगी में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो अब वो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है और ये पॉइंट आउट करता है, एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बड़े बूढ़ों में। पाकिस्तान के बड़े बूढ़ों का ये ज़्यादा मसला है कि वो जब मुझे बुलाते हैं कि जी बीवी बात नहीं करती हैं तो खाना भी नहीं खाती हैं, इसको हम डिमेंशिया कहते हैं। आपने डिमेंशिया तो हर एक ने सुना हुआ है। तो दिस इज़ द ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। और ये कभी पता नहीं होता है कि डिमेंशिया है, ये डिप्रेशन है, लेकिन दोनों इकट्ठे ही आमतौर पर शुरू होते हैं। ठीक। तो मैं आपको आज डिमेंशिया के बारे में बताता हूँ। आपके पास आने से पहले मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि जब मुझे इस तरह के मरीज के पास ले जाया जाता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने पॉइंट नोट किए। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सराउंडिंग्स। हम सर। जो मरीज के सराउंडिंग्स को दिलचस्प बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि वो उनको स्टिमुलेशन हो, वो खुश हों देखकर और उनको पता चले कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। तो सराउंडिंग्स में सबसे पहला जो काम ये है, अपने कमरे में लाइट ज़्यादा हो, इतनी अच्छी लाइटिंग हो कि हर चीज़ नज़र आती हो और एक खिड़की हो, उसमें से सनलाइट आती हो और सही। खिड़की के बाहर भी अच्छी खूबसूरत, बेशक फूल लगा दें, इधर फूल रख दें या मेक इट प्लेजेंट। लाइट क्यों ज़रूरी है डॉक्टर साहब? एक कंडीशन होती है जो एक्सपेरिमेंटल ग्वांटानामो बे में भी लोगों ने किया है, उनको कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन सिंड्रोम। यानी कि ना आवाज़, उनको आंखों पर पट्टी बांधी होती है, कानों पर भी कोई दिए होते हैं ताकि उनको आवाज़ भी ना जाए। तो वो बिल्कुल अंधेरे में एक इंसान 24 घंटे पड़ा रहे और इसी तरह ना उनको कुछ बोलता है ना कुछ, तो वो 6-7 दिन के बाद बिल्कुल पागल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेंसरी डेप्रिवेशन सिंड्रोम। यानी इतनी शदीद चीज़ है, ये हम बड़ा लाइटली लेते हैं कि जी बेशक बड़े बूढ़े जो हैं अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। वो ये सीरियस चीज़ है, अब उसको सीरियस लें। जब मुझे इस तरह के मरीज के पास ले जाया जाता है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि सराउंडिंग्स को मैं ठीक करता हूँ। सराउंडिंग्स ऐसे हैं, यानी आपके पास बेडरूम, बड़ा बेडरूम होना चाहिए और वेल लिट होना चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए सही। और घर के ऐसे हिस्से में हो जो बाहर के नज़दीक हो, यानी बाहर से स्ट्रीट नॉइज़ भी आते हों आपको, और खिड़की, बड़ी खिड़की हो जिसमें से सनलाइट आती हो, बाहर से लोग भी नजर आते हो। मेरे कमरे, जहाँ मैं कमरे में बैठा हुआ ना, आप उधर दिखाइएगा जी। ताकि कुछ अंदाजा हो कि सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर का भी इम्पोर्टेंस है कि आपको घर से बाहर क्या नजर आता है। यू फील कनेक्टेड टू द एक्सटीरियर, आउटसाइड के साथ भी हमारा कनेक्शन होता है। सराउंडिंग्स को आपने ठीक कर लिया। अच्छा जी, अगला पॉइंट, मोबिलिटी। मोबिलिटी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकता है तो उसको एक तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, दुनिया में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और चूँकि बड़ी एज में और भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती हैं, मोबिलिटी की, मुमकिन है कि स्ट्रोक, छोटा मोटा स्ट्रोक हुआ हो, वैसे भी फालिज होता है, तो वो मोबाइल नहीं रहती हैं। तो वो जब मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वो सेंसरी डेप्रिवेशन और ज़्यादा हो जाती है। अगर वो मोबाइल नहीं है तो वो चेक करें कि वो क्या क्या मसला है उनका, घुटनों का मसला है या कुछ और मसला, या अगर कोई फिजिकल मसला नहीं है, वैसे ही नहीं उठती हैं या नहीं उठ सकती हैं, तो उनको व्हील चेयर खरीद दें। चेयर पर बैठे आराम करके बाहर ले जाएं, फिर आएँ, दिखाएं,
बाहर घुमाएं उनको, बेशक घर के बाहर भी ले जाएं, थोड़ा सा सड़क के ऊपर घुमा कर फिर वापस आ जाएं। तो ये दिन के किसी हिस्से में भी आपने उनकी मोबिलिटी अगर ठीक नहीं है तो मोबिलिटी के अल्टरनेटिव यह है कि व्हील चेयर ला दें। और तीसरा, कंपनी तो इंसान को ज़रूरी चाहिए होती है, किसी एज में भी हो, बच्चा भी हो, जवान भी हो। वो अगर अकेला बैठा रहेगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा, उसको बेचारे को ना कोई बात करने को होता है ना कुछ। तो आप बड़े बूढ़ों को देखें कि वो बेचारे अलहदा रहते हैं, अलहदा उनको अपने कमरे में डाला हुआ है, उनको ना कोई कंपनी देता है ना कोई, तो वो क्या होगा उनको? अगर डिप्रेस नहीं है तो डिप्रेस हो जाएंगे। और डिमेंशिया तो और ज़्यादा हो जाता है कि कंपनी ना हो, अगर आप अपने फैमिलियर फेसेस को नहीं देखते हैं, रिश्तेदारों को नहीं देखते हैं। अगर सबसे ज़्यादा होता है छोटे बच्चों को कमरे में लाएं, उनके साथ बातें करें। छोटे बच्चों तो वैसे ही बातें करते रहते हैं, तो वो उसके साथ बड़ी स्टिमुलेशन होती है। यहाँ उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि स्कूल के एक नर्सिंग होम में बिल्कुल सारे डिमेंशिया के पेशेंट ऐसे बैठे रहते हैं। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के, 6-6, 7-7 साल के, वो लाए नर्सिंग होम में, वो सारे दिन उधर रहते हैं। तो वो जनाब लोग इस तरह होशियार हो गए, बातें करना शुरू कर दी, वो खुश हो गए सारे। क्या बात। तो छोटे बच्चों को आप उनके पास लाएं ताकि उनसे बात करें, खुद भी बात करें, उनको कंपनी। चौथा पॉइंट जो है कंपनी के साथ बात, चौथा पॉइंट जो है वो रूटीन एक उनकी बनाएं और कमरे में ना खाना दें, वो बाहर लाएं उनको घर के लोगों के साथ, फैमिली के साथ। पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम है, उसका बड़ा फायदा है, वो फायदा उठाएं। इंग्लैंड में तो बेचारे बूढ़े अकेले घर में अकेले ही रहते हैं, तो यू कांट डू दैट लेकिन पाकिस्तान में तो आप ये कर सकते हैं, उनको फैमिली के साथ इंटरेक्ट कराएं। इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा मैं अगर कुछ कहना चाहूँ। डॉक्टर साहब, आपने ये जितने पॉइंट्स बताए हैं बहुत अच्छा, मुझे सुन के बल्कि हैरानी हो रही थी। लेकिन हम जब अपने बुजुर्गों की खिदमत करते हैं ना, तो हम खिदमत इस तरह करते हैं कि बच्चों को कहते हैं खबरदार उनके कमरे के बाहर शोर नहीं करना, दादा अबू सो रहे हैं उनके कमरे में नहीं जाना। फिर अच्छा जी अब्बा जी को तकलीफ ना हो तो खाने की ट्रे हम तो इतनी खिदमत करते हैं उनके कमरे में लेके जाते हैं। तो ये उलट है, ये सारा कुछ जो आप करते हैं वो उलट है, और हम ये सब कुछ उनकी खिदमत के लिए ही करते हैं। उलट है, इसके उलट करें, जो आप कर रहे हैं उलट करें इसके। बिल्कुल। मैं जो और काम करता हूँ, एक्सपोजर टू करंट इवेंट्स, उनके कमरे में एक टीवी और रेडियो हो, टीवी के साथ उनको वो खबर मिलती रहती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, रेडियो के साथ भी खबर मिलती, करंट इवेंट्स हैं। अगर उनको ड्रामे का शौक है तो वो ड्रामा भी देखें। तो करंट इवेंट्स एंड ड्रामा, उसके साथ बड़ी स्टिमुलेशन होती है और उसकी यानी वो दुनिया में वापस आ जाते हैं एक किस्म के। सही। ठीक है, अच्छा जी। और अगला पॉइंट इम्पेडिमेंट्स को रोक देना। इम्पेडिमेंट्स का मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर आपको कुछ इम्पेडिमेंट्स हैं, एक तो यह है कि आपकी नज़र ख़राब है और कैटरैक्ट भी है, कोई देखता ही नहीं, किसी ने टेस्ट ही नहीं किया होगा, कैटरैक्ट है, उनको नज़र नहीं है, आते हैं कहते हैं ये बड़ी अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, टटोल कर चलती हैं। तो वो लोग नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ नज़र का ही नहीं बल्कि पूरे एक इंसान का बीमारी और सेहत का फ़र्क पड़ जाता है इसमें। आपकी नज़र ठीक हो तो आप इधर उधर रिएक्ट कर सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया में वापस आ जाते हैं। उनका अगर कैटरेक्ट ऑपरेशन होने वाला तो करवा दें, कोई हर्ज नहीं, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, इट्स ए स्मॉल सर्जरी, एक दिन में आप वापस आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी।
और दूसरा इम्पेडिमेंट है हियरिंग एड। हियरिंग, एक उनको हियरिंग का बड़ा फर्क होता है, डेफनेस बड़ी कॉमन है बूढ़ी एज में, तो वो अगर कोई बात कहता है तो उनको समझ ही नहीं आती है, तो वो क्या जवाब देंगे? वो तो कहते, हम कहते हैं कि जी बड़ी अम्मा से बात करते हैं तो जवाब ही नहीं देती हैं। तो आप उनकी हेयरिंग चेक करवाएं, हियरिंग टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि बहुत डेफ हैं, इसलिए जवाब नहीं देती हैं। अगला पॉइंट, हेल्थ चेक। हेल्थ चेक जब उनका करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है। पेशाब में अगर इन्फेक्शन हो, बहुत कॉमन है बूढ़ों में, बहुत कॉमन है, उसके साथ कंफ्यूजन हो जाता है फौरन, तो वो ठीक करनी चाहिए। उसके साथ 2-3 दिन 4 दिन का ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाती है। और दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट की के अलावा दिल की मेडिकेशन जो होती है दिल की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, इरेगुलर हो जाता है हार्ट, उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रोक भी हो जाता है और भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो इरेगुलर हार्ट के लिए सिर्फ चीज़ है, आपको ईसीजी करवा के देख लें। सही। अच्छा जी, 9वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकेशन। बूढ़े बूढ़े लोगों को डॉक्टरों ने बहुत सारी दवाइयाँ दी होती हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी अम्मा जो हैं वो ना बात करती हैं, ना खाना खाती हैं, ना बोलती हैं, ना किसी के साथ दिलचस्पी लेती हैं, ना बच्चे जाते हैं उनको कभी नहीं देखती हैं, तो क्या करें? तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पेन पकड़ते हैं और दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल यही है। उसका कोई फायदा नहीं। दवाइयाँ जो हैं वो जहर हैं, इस एज में कोई भी दवाई जहर है। कोई भी दवाई बूढ़े लोगों को देने से पहले हम बहुत सोच विचार करते हैं कि ये दें या ना दें और कितनी डोज में दें। बूढ़ों को जो है बच्चों वाली डोज हम देते हैं, आम एडल्ट की डोज नहीं देते हैं। बूढ़ों को हम बच्चों का डोज देते हैं, 6-7 साल के बच्चे की डोज। इसमें क्या 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 दवाइयाँ होती हैं? एक है ब्लड प्रेशर की दवाई। ब्लड प्रेशर बड़ी उम्र में वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने ब्लड प्रेशर देखा किसी का जी 140 या 150 है, तो उसको 120 110 करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जो है उनके दिमाग को इतने ब्लड की ज़रूरत, इतने प्रेशर की ज़रूरत है कि वहाँ खून पहुँच सके। अगर हम ब्लड प्रेशर कम करेंगे तो वो ब्लड पंप ऊपर नहीं, ब्रेन में नहीं जा सकता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर को ऐसे ही कम नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार करना। आम डॉक्टरों को पता नहीं है लोगों, मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन आम डॉक्टर जेरिएट्रिशियन नहीं होते हैं। जेरिएट्रिशियन जो होते हैं वो बूढ़े लोगों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता है कि वो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना है। इसके अलावा जो दूसरी दवाई, जो स्लीपिंग पिल्स, जो डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल्स ज़रूर देते हैं कि जी नींद नहीं आती है तो नींद के लिए। अच्छा, जब वो स्लीपिंग पिल लेती हैं तो रात को तो नींद नहीं आती है, लेकिन सारा दिन सोई रहती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके साथ ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं वो वर्स हो जाती हैं, उनकी सेंसरी स्टिमुलेशन ख़त्म हो जाती है, उनकी मोबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और क्या करते हैं वो डॉक्टर? एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन देते हैं। जो ही आपने कहा नहीं बड़ी अम्मा बात नहीं करती हैं, तो फ़ौरन डिप्रेशन की दवाई ट्रीटमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ऐसे लाइटली नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप खुद ही कोशिश करें कि वह ना लें। अगर जो मैंने आपको तरकीबें बताई हैं वो उन पर अमल करें तो उनकी डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि ये डिमेंशिया के पेशेंट्स जो आपने अभी हमें ये चेकलिस्ट दी है, इसके साथ बेहतरी की तरफ आएंगे, या आप अभी आपने बहुत ज़्यादा हमें कहा कि कोई मेडिकेशन ही लेनी चाहिए, तो क्या बिल्कुल बगैर मेडिकेशन के सिर्फ इन चीज़ों को अप्लाई करने से वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं? 100% बेहतर हो जाएंगे। 100% बेहतर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हम अपने आप को टोटली चेंज करेंगे, अपने बुजुर्गों के हवाले से भी, और अपने आप को भी हम देखेंगे इसी उम्र में
क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम हमेशा ठीक रह सकें, या हम वो एक डिप्रेसिंग किस्म के बीमार बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम।